अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल के टेस्ट के बारे में एक छोटी सी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कल हम लोगों ने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कौन हमें ये चीज़ बताता है कि टेस्ट में MCQs के आंसर्स गिवन थे, ईमानदारी से बात करता है, और कौन नहीं। सिर्फ शहराज के अलावा बाकी सब ने माशाल्लाह से चीटिंग की और पूरे नंबर लिए। सो ये देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल। तो बेटा इस चीज़ को इंडिकेट करना था कि आंसर्स भी गिवन हैं। मे बी हो सकता है वो रॉन्ग होते, लेकिन सब ने माशाल्लाह से वही लगाए, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर थे। अब्दुल्ला ने कल क्लास मिस की थी या लेट हो गए थे। चलो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है 3.4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ किस चीज़ का नाम है, ग्राफ किसे कहते हैं। हम बेटा एक्चुअली ग्राफ हमें ग्राफिकली तस्वीर की फॉर्म में विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है या पिक्चर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ग्राफ की सूरत में हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्चर की सूरत में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्राफ। अब मेरा बेटा ग्राफ बनाने के लिए हम हमेशा दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स और दूसरा हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन का। इसको हमने नाम दिया एक्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नाम दे दिया वाई का। तो बेटे सबसे पहली बात ये चीज़ डिक्लेयर करनी होती है, कंफर्म करनी होती है, क्लियर करनी होती है कि x पे कौन सी क्वांटिटी ली जाएगी और y पे कौन सी क्वांटिटी ली जाएगी। x पे हमेशा ऑन द x एक्सिस हम हमेशा लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक्स पे हमेशा कौन सी क्वांटिटी लेंगे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल और मशहूर एग्जांपल है आपके पास टाइम की। टाइम किसी दूसरे फैक्टर पे खुद को चेंज होने पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो इसका ऑपोजिट ही बात की जाएगी बेटा। ऑन द वाई एक्सिस हमेशा जो ली जाती है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड करती हो। आज के टॉपिक में हमारे पास जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम का है। वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। y पे हम ले लेते हैं वेलोसिटी, किससे डिनोट करते हैं? v से। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। टाइम को t से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट होता है आपके पास सेकेंड। हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस हैं, जिन 3 केसेस में हमें एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो ग्राफ कैसा आता है। ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो ग्राफ कैसा आता है। और बस बड़ी आसान सी बात है। सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिखते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन object moving with constant speed और velocity। जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, हमने एक ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन ये हमारे पास x आ गया, ये इसके पास हमारा ओरिजिन आ गया और इस एक्सिस को हम मान लेते हैं y। x पे हम लिखते हैं टाइम और यहाँ पे हम लिखते हैं वेलोसिटी। यहाँ पे मैं y एक्सिस की डिवीजन कर देता हूँ, लाइक 20, 40, 60, 80 और 100, और इसका यूनिट आता है आपके पास मीटर पर सेकेंड। और टाइम के लिए यूनिट हम लेते हैं सेकेंड। टाइम को, इस पूरी लाइन को इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, लाइक 5, 10, 15, 20, 25 अप टू सो ऑन, जहां भी चलता जा रहा है। अब मेरे बेटे
मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है कांस्टेंट स्पीड का। कांस्टेंट स्पीड का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक कांस्टेंट, एक फिक्स स्पीड के साथ। जैसे कि हम यहां ले लेते हैं 80 मीटर पर सेकेंड। आपके पास कांस्टेंट स्पीड है यहां 80 मीटर पर सेकेंड। अब कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। ऑब्जेक्ट की स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा अलोंग दी वाई एक्सिस, लेकिन ना तो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं ना ही मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूं। पहले 5 सेकंड में ये 80 पे जा रही थी तो अगले 5 सेकंड में भी 80 पे जा रही है। हॉरिजेंटली देखो तो किस में चेंज आ रहा है? टाइम में। वर्टिकली कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो कंडीशन यहां पे शूट करी या कंडीशन यहां पे बोली वो ये थी कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे। तो अब मेरे बेटे ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता जा रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन में बड़े गौर से देखो तो आपको बड़ा अच्छे से क्लियरली अंदाजा हो रहा है कि वर्टिकली ना तो ये 80 से अबव जा रही है ना 80 से बिलो जा रही है। वर्टिकली चेंज आएगा तो स्पीड में चेंज आएगा, लेकिन हमने खुद कहा कि हम फर्स्ट केस में ये चीज पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब मेरा बेटा ये तो हमारे पास आ गया ये चीज। अब टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया, इसका बड़ा एक आसान सा फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस निकालने का। ग्राफ की सूरत में जब भी ग्राफ से टोटल डिस्टेंस निकालना हो, ये जो आप लोगों ने 9th क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी वहां पे आप बात करते थे ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। टोटल डिस्टेंस ग्राफिकल फॉर्म से अगर आपने टोटल डिस्टेंस निकालना हो, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास आता है एरिया अंडर द ग्राफ। अब अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहो, एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है, तो यहां पे भी v है, यहां पे भी v होगा। तो अगर इसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है तो v इंटू टी। तो s जो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? v इंटू टी। किस केस में? व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, तो आप बड़े प्रिटी श्योर होकर ये बात कर सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। हमें दिए गए ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। यहां तक क्लियर है? हम बात करते हैं सेकंड केस की, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में फर्क है, उसकी बात करते हैं। अब हमारे पास अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दूसरा केस, इसको मैं रेस कर देता हूं तो क्लियर हो गया होगा। ग्राफ इसी पे बना लेंगे, पहले ही बना हुआ है। कंडीशन है अब हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट, सेकंड केस की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन एक जैसा। कैसे भाई? यहां भी हम उसी तरह टाइम इंटरवल लिख लेते हैं 5, 10, 15। ये आपके पास आ गया 20, 25, 30 और ये आ गया आपके पास 35। हमने टाइम इंटरवल लिख लिया, इसका यूनिट आपके पास क्या होता है बेटा? सेकंड। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, यहां पे हमने लिया था 20, तो यहां पे भी 20 का ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120। अगर मैं ये बात करूं कि पहले 5 सेकंड में आपकी वेलोसिटी चेंज हुई 0 से 20 तक, 0 से 20 तक, तो y से ये वैल्यू और यहां से ये वैल्यू, इन दोनों को जहां पे जाके दो लाइंस मिल रही होंगी, तो यहां तक आ गए अब 0 से 20 पे। मैं फिर कहता हूं अगले 5 सेकंड में, मतलब 5 से जब आप 10 पे गए तो यहां से यहां इस पॉइंट पे पहुंच गए और वहां से आप चले गए 40 पे। देखिए अगर यहां पे 5 सेकंड का चेंज आ रहा है, स्पीड में 20 का आ रहा है,
फिर यहाँ पे 5 सेकंड का चेंज आया, स्पीड में 20 का चेंज आया। अगले 5 सेकंड में मजीद 5 सेकंड पास होने के बाद मेरे पास अगेन चेंज कितना आ रहा है, 20 का। इक्वल चेंज इन टाइम या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called uniform velocity। यहां पर बोलेगा इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called uniform velocity। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब देखिए वेलोसिटी में 20, 40, 60 दोनों में जो चेंज आ रहा है 20, 20, 20, 20 और यहां पे जो चेंज आ रहा है 5, 5, 5। तो अगर आप देखो तो यूनिफॉर्म स्पीड में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, यही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की होगी। यहां भी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज को नाम क्या देते हैं, एक्सेलरेशन का। अगर इसको यहां पे डिस्टेंस मान लेते हैं एस, मतलब जो कि मीटर में आता तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अब अगर यहां पे भी आप क्या कैलकुलेट करना चाहें, एरिया कैलकुलेट करना चाहें, तो ये देखो आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो राइट ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और टास्क है कि हमें इन ग्राफ्स में से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेकंड था जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहां तक क्या हम ये लिख लेते हैं। अब थर्ड केस की बात करते हैं, सी या थर्ड। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड में यूनिफॉर्म चेंज नहीं आ रहा, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड कम हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज। बेतरतीब अंदाज से आप गाड़ी चला रहे हो, कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं, कभी गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हैं। ये आपके पास है ओरिजिन। तो आपके पास ग्राफ भी एक कर्व की फॉर्म है। ये कर्व क्या बता रही है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है टाइम, और इधर आ गया आपके पास स्पीड। ये देखें वर्टिकली लाइन कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो ये आपके पास एक कर्व की फॉर्म में आ जाता है। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह आ रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड तो आपके पास ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कोई खास तरतीब नहीं है, कभी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, कभी ज्यादा, तो आपके पास एक बेतरतीब अंदाज में एक ग्राफ की लाइन आ जाएगी। ये कर्व की फॉर्म, ये कर्व की फॉर्म हमें क्या रिप्रेजेंट करिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये था हमारे पास सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप पेज नंबर 52 पे लेफ्ट साइड पे तीन चीजें देखो, यही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है। एक फर्स्ट डायग्राम है आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, second one when object moving with uniform speed, and the third one when object moving with non uniform speed। अब मेरा बेटा यहां तक तो ये चीज क्लियर होगी। अब हमें कैलकुलेट करना है यहां से एक्सेलरेशन। अगर इन तीनों केसेस में आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, एक्सेलरेशन का कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि जी वो कहता है सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आपको अगर मैं इन तीनों केसेस में पूछूं कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो आएगा, जिसमें वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो आपको यह बात बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद constant speed the acceleration will be zero, the acceleration will be zero। यहां पे देख लें बेटा, किसी किस्म का वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो फर्स्ट केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। एक तो चेंज वाले वर्ड से हमें क्लियर हो गया। दूसरा, ग्राफ में क्या चीज इंपॉर्टेंटली देखी जाती है, वही चीज देखी जाती है क्या आपके पास स्टीप, ये कर्व एक ढलान बन रही है, इंक्लाइन बन रही है। जहां पे इंक्लाइन बन रही होगी उसका मतलब वहां पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, वहां पे एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जहां पे ग्राफ में आपके पास बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आए,
स्टीप ना बने वहां पे एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। ये मैंने आपको दूसरा की पॉइंट बताया है। फर्स्ट वन था हम ये देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज आता है, वो तो हम वैल्यू से देखेंगे ना कि वैल्यू 80 से 81, 82, 83 हुई या नहीं हुई, तब हमें पता चल गया कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। सेकेंडली हमें इस चीज का अंदाजा दूसरी तरह कैसे हो सकता है कि भाई आपके पास यहां पे क्या किसी किस्म का स्टीप बन रही है। स्टीप का मतलब क्या होता है बेटा, ढलवान। ढलवान का मतलब क्या होता है, ये वाली चीज। अब देखो यहां से ये वेलोसिटी इनिशियल थी, कहां तक पहुंची, फाइनल। इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला पढ़ा था आपने, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या प्रोड्यूस होता है वहां पे, एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। फाइनल में से अब कितनी स्पीड है, पहले कितनी स्पीड थी, दोनों में क्या आया, चेंज। अगेन जब चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो यहां पे भी क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और इसमें एक्सेलरेशन 0 है। क्यों 0 है, देयर इज नो स्टीप, उसके अलावा देयर इज नो चेंज। ये बात क्लियर होगी हमारे पास। सेकंड पैराग्राफ, ये सेकंड ग्राफ है, इसके ऊपर आप लिख लें। फर्स्ट के ऊपर लिखें व्हेन स्पीड इज ए कांस्टेंट देयर इज नो एक्सेलरेशन। सेकंड में लिख लें व्हेन स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म। हर जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1। लेकिन यहां से 0 से 20 है, यहां से 20 से 40, दरमियान में जो चेंज आ रहा है वो भी 20 का है, यहां पे भी चेंज आ रहा है 20 का है, यहां पे भी चेंज आ रहा है 20 का, यहां पे चेंज 5, यहां पे भी चेंज 5। देखिए टाइम हर पॉइंट पे 5 होगा, वेलोसिटी में चेंज हर पॉइंट में 20 होगा। 20 को 5 पे डिवाइड करो, आपके पास कितना आता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप किसी भी पॉइंट पे इस पूरी स्टीप में अपना एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू एक जैसी आएगी, यूनिफॉर्म आएगी। इसका मतलब यह है कि आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है बेटे वो बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। इसीलिए तो हम इसको नाम क्या देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्या नाम देते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 5 सेकंड में 20 तक गए तो अगले 5 सेकंड में भी 20 से 40 तक गए, फिर अगले 5 सेकंड में 40 से 60 तक गए। सो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर आप इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट, जिस मर्जी पॉइंट पे आप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो आपके पास आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि मैंने यहां पे कंडीशन बनाई थी, आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। तो ये बात प्रूव हो चुकी कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है या आपके पास स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या आता है, हमारे पास यूनिफॉर्म होता है। तो सेकेंड ग्राफ हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। और स्टीप से जब आपने एक्सेलरेशन निकाला विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, देखो ग्राफ की मदद से मैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, स्टीप से। स्टीप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ढलवान, जिसे हम कहते हैं y ओवर x। y की वैल्यू को हमेशा x पे, इसे कहते हैं स्लोप। मैथमेटिक्स में ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ये स्लोप है। ये स्लोप में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। यहां से यहां तक वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर आप रिकॉल करो इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी कुछ ऐसा था कि वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे स्लोप निकालनी है, स्लोप होती है बेटा y ओवर x। y के अलोंग क्या आ रही है, स्पीड, तो यहां हमने क्या रखी, स्पीड। x के अलोंग क्या आ रहा है, टाइम, तो नीचे हमने क्या रखा, टाइम। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन। किसी भी किस्म का ग्राफ हो, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, या कोई सी दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ हो, जब भी आपको स्लोप निकालनी हो y की वैल्यू को हमेशा डिवाइड किया जाता है x पे। y की वैल्यू को हमेशा डिवाइड किया जाता है x पे, और जहां पे स्लोप होगी नहीं वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। अब हम आते हैं मजेदार बात थर्ड केस में। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन रहेगी हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में अगर आप गौर फरमाए तो यहां पे भी स्लोप है, यहां पे भी स्लोप है, यहां पे भी स्लोप है, यहां पे भी स्लोप है। हर जगह पे पॉइंट में स्टीपनेस आ रही है। तो किसी एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आप एक रेफरेंस पॉइंट टेंजेंट ले लेते हो।
ठीक है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से ये एक्स एक्सिस पे यहां पे आ रही है, तो ये एक बन रही है एक राइट ट्रायंगल हर एक पॉइंट पे। अब ये मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो यहां पे स्लोप आ रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जो स्लोप है वो आपके पास क्या आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म। तो आपका एक्सेलरेशन भी यहां पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, स्लोप भी क्या आएगी आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म, और इसी स्लोप को भी हम नाम क्या देते हैं, एक्सेलरेशन का। अब मैंने अभी बात की थी कि अगर आप ये चीज कैलकुलेट करना चाहें कि टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है। फर्स्ट करें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी 0, कुछ देर के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। अगर एवरेज वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट करनी हो, जैसे कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है, दोनों को ऐड करें, दो नंबर्स को, और 2 पे ही डिवाइड कर दें। सो 0 + v डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा v/2। ये आ गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी। तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने का वैसे इन जनरल फार्मूला क्या होता है, s = v × t। v की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, v/2 × t। ये आया इन जनरली जब आपने फॉर्मूले से लिया। अब अगर आप ये देखो, यहां से लेकर यहां तक इसको मैं OAB का एक राइट ट्रायंगल बन रही है, और एक राइट ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना, एक राइट ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना। क्यों एरिया कैलकुलेट करना है, मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है। मैंने पहले भी ये बात की थी, ये किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। मैं थर्ड केस में अगर एरिया या टोटल डिस्टेंस निकालना चाहूं तो मुझे एरिया पता होना चाहिए। यहां पे एक राइट ट्रायंगल बनती है, राइट ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का बेटा फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 बेस और उसकी हाइट, 1/2 बेस और उसकी हाइट। आपके पास बेटा यहां पे v और यहां पे भी v है, तो अगर बेस देखो तो आपके पास क्या बन रही है बेटा, t, बेस यही है t, और हाइट क्या बन रही है आपके पास, मैक्सिमम v। तो इन दोनों का फॉर्मूला आपके पास क्या बन रहा है, v/2 × t, v/2 × t। तो दोनों केसेस में जैसे मर्जी आप डिस्टेंस निकाल लें, इन जनरल फॉर्मूला से या एरिया अंडर द ग्राफ से, तो डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, सेम। मैं दोबारा से इस लेक्चर को रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। हम आज पढ़ रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ किसे कहते हैं, ग्राफ हमें दो क्वांटिटी, जो चीज़ें वेरिएशन में आ रही हूँ, बदल रही हूँ, उनके बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है। ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान लिया जाता है। एक्स पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और वाई पे डिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाती है। इंडिपेंडेंट जो खुद ब खुद चेंज हो रही हो, ये स्पीड बढ़े या ना बढ़े, टाइम ने हमेशा चेंज होना है, इसलिए मैंने इसको ले लिया एक्स पे, और उसका यूनिट होता है सेकेंड। और y पे आपने ले ली स्पीड, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। 3 केसेस थे बेटा हमारे पास। फर्स्ट केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। मैंने ऑब्जेक्ट को 80 पे रखा, वो मूव करता जा रहा है लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इट मीन्स कि एक्सेलरेशन वहाँ पे 0 होगा। सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ से अगर 20 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे 5 का आ रहा है, तो हर जगह पे एक्सेलरेशन एक जैसा आएगा, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और थर्ड केस में अगर आप देख लें कर्व की फॉर्म में कि नॉन यूनिफॉर्म, कभी गाड़ी की वेलोसिटी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो आपके पास स्लोप भी ऐसे ऐसे बन जाएगी, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप ये देखना चाहो कि आपके ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, s/t। s किसके इक्वल आ जाएगा, v × t। और अगर आप इस ग्राफ में देखें तो हम ग्राफ से हमेशा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर दी ग्राफ, उसके अंडर कितना एरिया आ रहा है वो एरिया कैलकुलेट करें। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बनती है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का मतलब फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, v × 2 इधर से देखें या v × t इधर से देखें, दोनों केसेस में आपके पास s = vt आ गया। ये इन जनरल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि एरिया अंडर द ग्राफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाला, हर जगह पे क्या आ रहा था, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, एक जैसा। एक्सेलरेशन vf - vi/t, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है।
सेकेंड वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, या थर्ड वन था आपके पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पे आपके बुक पे ए मार्क है, किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं कि एक इंस्टेंट पे आप देखना चाहते हो कि आपका एक्सेलरेशन क्या है इस कर्व पे मेरा एक्सेलरेशन क्या है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन रेफरेंस के लिए ले ली, तो मेरे पास बन रहा है एक राइट ट्राइंगल। अब मैंने देखा उसकी अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो है जिसको हमें नहीं पता वो कितनी, हमने v नाम दे दिया, दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया तो एवरेज वेलोसिटी आ गई v डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यही कहते हैं ना, सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, टोटल पे डिवाइड कर देते हैं, तो v डिवाइड बाई 2 आ गई। तो फार्मूला लगाया s इज इक्वल टू वी टी, वी की जगह v बाई 2 रखा और इसकी जगह आ गया t। फिर हमारे जहन में है कि क्यों ना भाई हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है, हम एरिया अंडर द ग्राफ इस चीज़ का, अगर इस चीज़ का एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अगर इस चीज़ को अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास बन रही है एक राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एरिया अंडर हाफ बेस इनटू हाइट। बेस नीचे बेस में क्या है टाइम टी, और हाइट में हमारे पास क्या आ रही है वी, तो बेस की जगह टी रखा और इसकी जगह वी रखा। अगेन ये किसकी कुल आ रहा है वी टी डिवाइडेड बाई 2, वी टी डिवाइडेड बाई 2। तो हमने ग्राफिकली भी उसका टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, वैसे भी निकाल लिया। अब अगर अपनी बुक में तशरीफ लाएं तो आप देखें लेफ्ट साइड पे द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप से। यहाँ पे स्लोप नहीं थी तो एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आ रहा था, और यहाँ पे ये स्लोप नॉन यूनिफॉर्म थी तो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म था। तो हमें स्टीपनेस या स्लोप भी किस चीज़ के बारे में बता रही है, एक्सेलरेशन के बारे में। व्हेन द कार मूव्स विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कर्व, जैसे कि आपके पास नज़र आ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपके पास पहले 2 ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, थर्ड पैराग्राफ में आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताया गया और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपने एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली वो बताया गया। ये तीनों पैराग्राफ से, हाँ आपके पास कोई भी ग्राफ आ सकता है और आपके पास कोई भी कंडीशन दी जा सकती है कि जी ग्राफ को ड्रॉ करें व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, या फिर ग्राफ को ड्रॉ करें व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर ग्राफ को ड्रॉ करें व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये था मेरा बेटा आपके पास आज का टॉपिक। अगेन मैं ये चीज़ बता देता हूँ, ग्राफ के अंदर जब भी स्लोप निकालनी होगी तो y की वैल्यू को x पे डिवाइड करेंगे, और अगर टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो एरिया अंडर दी ग्राफ कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट स्लोप निकालनी है तो y की वैल्यू को x पे डिवाइड करें, इन जनरल बता रहा हूँ ग्राफ्स के अंदर। और टोटल डिस्टेंस निकालना है तो उसका एरिया अंडर दी ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, रेक्टेंगल बन रही है ट्रायंगल, वो कैलकुलेट करें तो आपके वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये आज के 2 की पॉइंट्स थे। कल बेटा हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर भी हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसका कुछ रिव्यू होगा, अच्छे से हम इनको कल डिस्कस करेंगे। हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें कैसे हेल्प आउट करती हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, कल इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक के बारे में बहुत छोटी सी पिक थी, समझ नहीं किसकी बहुत छोटी सी पिक थी, वो ज़रा दोबारा बता दें। ओके वो आप एमसीक्यूज़ के बारे में बता रहे हैं। आज के टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछें। आज का टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 3 ग्राफ्स पढ़े, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आज के टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी शहराज साहब, टेस्ट रखा हुआ है और कल आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। जी अब्दुल्ला साहब, क्या आंसर आपने पूछना है, क्वेश्चन तो करें बेटा तभी आंसर करूँगा ना। इट्स ओके अगर कुछ नहीं नज़र आ रहा था तो आपने ईमानदारी से किया तो वेल एंड फाइन, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हमने सिर्फ उनको इंडिकेट किया है। अगर वेलोसिटी 0 से 20 पे गई है फिर 20 से 100 पे गई तो सिंपल बेटा वो तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया ना, आपने मुझे खुद ही बता दिया इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है जी 0, फाइनल आपकी 100 है। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये जो वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितने टाइम में आया। आपकी वेलोसिटी में जो चेंज बेटा, जो थर्ड ग्राफ में एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नॉन जो एक हर पॉइंट पे वो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा,
हर पॉइंट पे वो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप भी क्या आ रही है, डिफरेंट। ये बन रही है बेटा स्लोप। यहाँ पे कुछ और तरह की कर्व है, यहाँ पे कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। हर पॉइंट पे ग्राफ की फॉर्म में एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं होगा। इसलिए आप ये चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते कि किस पॉइंट पे कौन सा ग्राफ होगा, तो एक ही वर्ड यूज किया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। अब टाइम अगर फर्ज करें आपको यहाँ पे 10 सेकंड लगे, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T, 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह एक्सेलरेशन आ जाएगा सिंपली, अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है तो। चलिए जी, थर्ड पैराग्राफ में अब एक्सेलरेशन का भी पता चल गया अब्दुल्ला। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। थर्ड पैराग्राफ में बेटा शिराज, आपको इस चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्स कब कंप्लीट होगा। ये इंशाल्लाह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट विद इन टाइम कर देंगे जी। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, स्लोप ही को एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा, वेरी नाइस, उसी को ही कहते हैं एक्सेलरेशन। स्लोप किसके इक्वल है, वाई के, और हम वाई ओवर एक्स के, और इसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, एक्सेलरेशन। स्टीपनेस की बात ही मैंने की थी आपके पास, उसी को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन, और स्टीपनेस को ही कहते हैं स्लोप, बिल्कुल उसे कहेंगे। अब एक्सेलरेशन, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन। तीन ग्राफ थे, यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ पे एक्सेलरेशन एक जैसा आ रहा है, हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म एक जैसा। यहाँ पे स्लोप भी बिल्कुल एक जैसी आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन, इसलिए ग्राफ भी आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक जैसा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आपके पास कर्व आ रही थी, स्टीपनेस या स्लोप डिफरेंट थी, इसलिए हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा, बल्कि हम कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसके अलावा मेरा बेटा अगर आप लोग हाँ, इसके अलावा हम लोगों ने इस ग्राफ से एक्सेलरेशन के अलावा जो चीज़ कैलकुलेट की थी वो हमारा डिस्टेंस था, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था एरिया अंडर दी ग्राफ। सर अगर हम सेकंड कंडीशन में 5 सेकंड के अंडर फाइंड करें तब तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है बेटा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। हम किसी दो पॉइंट्स के दरमियान बात करेंगे ना, किसी दो, यहाँ पे इक्वल चेंज आ रहा है हर पॉइंट में, पहले पाँच, आप तो इनिशियल बिल्कुल लास्ट की बात कर रहे हो, तो फिर ये तो एक्सेलरेशन नहीं ना आएगा आपके पास। आप ये बात करो कि जी 100 माइनस 5 करें तो 95 और 10, तो ऐसा नहीं हो सकता। इक्वल चेंज एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे, जब देखोगे अब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन देखोगे तो उसके लिहाज से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो चेंज आ रहा है वो कितना, ये इसकी इनिशियल है और ये इसकी फाइनल आ रही है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बेटा? बिनते बेटा अगर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया तो बता दें। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होता है, जब आपके पास वेलोसिटी में चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ रहा हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जवेद कह रहे हैं थर्ड पैराग्राफ दोबारा समझा दें। जी थर्ड पैराग्राफ में बेटा आपके पास क्या है कि आपके पास ये इसी तरह एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, हमारे पास एक स्लोप बन रही है। स्लोप हमें ये चीज़ बता रही है, ये देखें कभी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, कभी वाई की वैल्यू बढ़ रही है, कभी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, कभी वाई की वैल्यू बढ़ रही है। तो बड़े डिफरेंट पैटर्न में इनकी वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है। ये जो डिफरेंट पैटर्न में वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से। ये देखें अब यहाँ पे अगर कहो कि जी मुझे बताएं और यहाँ पे बताएं, हर पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप क्या आ रही है, डिफरेंट, कर्व जो बन रही है वो डिफरेंट बन रही है। तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट। तो मैं कोई एक पॉइंट लूँगा, जब एक पॉइंट लूँगा तो वहाँ पे हम हमेशा एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है,
तो ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको लेना होगा। अदरवाइज अगर पूरे ग्राफ में देखो तो आप कहोगे पूरे ग्राफ में जब हम एक्सेलरेशन निकालें तो वो नॉन यूनिफॉर्म आता है। और अगर इसका टोटल डिस्टेंस s निकालना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ में एक राइट ट्रायंगल आती है जिसका एरिया होता है हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस में हमारे पास टाइम है और हाइट में हमारे पास वेलोसिटी है, तो ये आ गया हाफ v इंटू टी या t इंटू वी। सर 0 से 20 पर स्पीड गई, फिर 10 पे या 5 पे, तो इसका क्या ग्राफ बनेगा? तो वो बेटा नॉन यूनिफॉर्म है। जब आपकी स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो बेतरतीब अंदाज में आ रहा है। आप अपनी मर्जी से कभी 10 से 5, 5 से 10, 5 से 15, 20 से 15 आ रहे हो, तो ये वाली सिचुएशन आएगी, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आएगा। एक जैसा, जरी सी बात है, जब चेंज एक जैसा नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन भी एक जैसा नहीं होगा। ये तो बड़ी कॉमन सेंस, बड़ी बेसिक बात है। जब चेंज एक जैसा नहीं है तो एक्सेलरेशन भी एक जैसा नहीं होगा। हम चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। कल इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास होगी 420 से 455 तक। आज का टाइम बेटा खत्म हुआ। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पेज नंबर 54 पे कल वाला हमारा टॉपिक होगा। इससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे आप करेंगे। और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। पहले 3 पैराग्राफ आपने लर्न करने होंगे और तीनों पैराग्राफ्स इसके साथ, और तीनों 3 डिफरेंट केसेस के लिए। फर्स्ट, सेकेंड केस 3.4, 3.5 एंड 3.6 डायग्राम। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कल लिखवा देंगे बेटा, आपको कमेंट्स में लिख दें। चेंज, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं जल्दी से लिख देता हूं आपको। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 51 पे लिखी हुई है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर यूनिफॉर्म की बात करो सो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन velocity in equal interval of time. Equal change in velocity in equal interval of time is called uniform acceleration. और सिंपली जो आपके पास चेंज आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जी ये शॉर्ट में आएंगे बेटा आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा, बार बार बता रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके पास। और अब दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।